अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जीरा और मैं हूं उस्मान अहमद। नाज़रीन, मुश्किलात का शिकार पीटीआई को एक और मुश्किल का सामना पेश आ और इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक मरतबा फिर से पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का कहा गया है। साबका जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए गए थे उनको कलअदम करार दिया गया है और तकरीबन 20 रोज़ का टाइम है इलेक्शन कमीशन ने जो दिया है पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के लिए। अगर 20 रोज़ में इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए जाते तो बल्ले का जो निशान है वो उनसे छीन जाएगा। अब तहरीक इंसाफ की तरफ से अब इसका क्या हल निकाला गया है, वो अदालत की तरफ रजू करना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि अदालत से रजू किया जाए और जो गुज़श्ता उनकी तरफ से इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए गए थे जिसको इलेक्शन कमीशन ने कलअदम करार दिया था उन्हीं को दोबारा से बहाल करवा दिया जाए। लेकिन अब सूरत हाल ये बनती नजर आ रही है कि एक तरफ तो चेयरमैन पीटीआई हैं और दूसरी तरफ खुद पीटीआई है जो कि अदालत की तरफ देख रही है, अदालत के फैसलों की मुंतजिर है। इस तमाम तर सूरत हाल में जब क़यादत जो है वो जेल में है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन किस हद तक करवाना मुमकिन होगा या नहीं होगा, आज के प्रोग्राम में इस पर हम बात करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जलसे की कामों की में आज जलसा हुआ। जहांगीर तरीन की तरफ से अपने जो हरीफ हैं जो उनके ऊपर शदीद तनकीद की गई है, बाकी पार्टियों के ऊपर तनकीद की गई, खास तौर पर पीटीआई को तनकीद का निशाना बनाया गया। कहा गया कि नया पाकिस्तान के लिए उन्होंने कई साल मेहनत की लेकिन उनको सामने नताइज हैं जो आ चुके थे। 9 मई का वाक़या जिस तरह से पेश आया उन्होंने उसको भी अपने जलसे के अंदर उसका भी जिक्र किया है। लेकिन अब उन्होंने जो नारा लगाया है, उन्होंने कहा है कि हम नया पाकिस्तान नहीं बल्कि बेहतरीन पाकिस्तान बनाएंगे। पीटीआई के झंडे तले नया पाकिस्तान तो नहीं बन सका, तो हम देखेंगे कि आईपीपी के झंडे तले क्या बेहतरीन पाकिस्तान बनने का जो ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर हो सकता है या नहीं हो सकता। साथ साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे नवाज शरीफ साहब ने जो सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया है, उन्होंने खिताब के दौरान कहा कि कब तक जो वज़ीर आज़म है वो बदलते रहेंगे, उनको मुल्क बदरी का सामना करना पड़ेगा। आरटीएस सिस्टम क्यों बंद किया गया, साजिश के तहत मेरी हुकूमत को ख़त्म किया गया। 2017 में हालात बेहतर थे, दहशतगर्दी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया गया था। उन्होंने बहरहाल अपने गुज़श्ता दौरे हुकूमत के तमाम कारनामे भी गिनवा दिए हैं, अच्छी बातें उनकी तरफ से गिनवाई गई। साथ साथ उन्होंने कहा गया कि एक शख्स को मुसल्लत करने के लिए तमाम तर जो ड्रामा है वो रचाया गया है और उसको मुसल्लत करने वाले जो किरदार हैं उनसे भी पूछा जाना चाहिए। जब ये बातें कर रहे थे तब मुझे उनका मीनार पाकिस्तान का जो जलसा था जिसके अंदर वो तकरीर कर रहे थे कि हमें माजी को भुला देना चाहिए, हमें अब आगे की तरफ देखना है, इतिहादियों को सबको साथ लेकर चलेंगे। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि किसी से बदला लेने की तमन्ना नहीं है। अब बिल्कुल उसके अगेंस्ट वो चलते हमें नजर आए हैं। मुफाहमती अंदाज जो हमने मीनार पाकिस्तान जलसे में उनका देखा था, अब वो मुजाहमती अंदाज में बदलता हुआ हमें नजर आ रहा है। इसकी क्या वजह, आज के प्रोग्राम में इस पर भी हम बात करेंगे। और आखिर वो अपने जो गुज़श्ता दौरे हुकूमत है उनकी बातें क्यों कर रहे हैं, क्या कोई नया बयानिया नहीं है मुस्लिम लीग नून के पास, क्या कुछ अवाम के सामने पेश करने के लिए नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो जितने भी जलसे किए जा रहे हैं, जितने भी वर्कर्स कन्वेंशन किए जा रहे हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से, पार्टी क़यादत की तरफ से यही बातें की जाती हैं, अपने गुज़श्ता दौरे हुकूमत की बातें की जाती हैं, उनके साथ जो ज़्यादतियाँ की गई हैं उनकी वो बातें करते हैं और फिर मीनार पाकिस्तान पे जो उन्होंने बातें की कि सबको साथ लेके चलेंगे, तो जो इतिहादी हैं उनका इतिहादी पीपल्स पार्टी भी रही हैं पीडीएम की सूरत में, तो उनको वो साथ लेके क्यों नहीं चल रहे। आज के प्रोग्राम इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ नाज़रीन, हम बात करेंगे गजा की सूरत हाल की। हमास और इसराइल के दरमियान आखिरी तौर पर जो जंगबंदी हुई है 7 से 9 दिन की ये जंगबंदी है और इसमें जो कैदी हैं उनका तबादला किया जा रहा है। तकरीबन 20 यरगमाली हमास की तरफ से रिहा किए गए हैं और इसराइल ने जंगबंदी डील के तहत 39 जो फ़लस्तीनी हैं उनको रिहा किया है। 7 अक्टूबर से गजा पर इसराइल की तरफ से जो जंग मुसल्लत की गई, जिस तरह से वहां पर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े गए हैं, अब तक 14,000 से जायद जो फ़लस्तीनी हैं वो शहीद हो चुके हैं। इन्हीं तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए सीनियर तज्ज़ियाकार नसीर वागा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती वक्त का। नसीर वागा साहब, पीटीआई की जो मुश्किलात में हम इजाफा देख रहे हैं कि दोबारा से इंट्रा पार्टी इलेक्शन करने का इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है, आपको क्या लगता है कि जब आला क़यादत जो है वो जेल में है तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाना पीटीआई के लिए किस हद तक मुमकिन होगा? जी वागा साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? वागा साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप?
वागा साहब से दोबारा हम राब्ता करने की कोशिश करते हैं। अब सूरत हाल ये है कि अब जहां पर आला क़यादत चेयरमैन पीटीआई वाइस चेयरमैन जो हैं वो जेल में हैं और बहुत सारे जो साथी इनके हैं वो छोड़ चुके हैं और दूसरी पार्टियों की तरफ उन्होंने रुख कर लिया है ऐसी सूरत हाल में। और जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए गए थे पहले, उनको कलअदम करार दे दिया गया है दोबारा से करवाने को, और 20 दिन का सिर्फ टाइम दिया गया है। और इनके मुताबिक अगर 20 दिन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाती है तो बल्ले का निशान उनसे वापस ले लिया जाएगा। और इस सूरत हाल में जो पीटीआई है वो तो काफ़ी पुरुमीद है, वो उनकी तरफ से कहा गया कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी करवा लेंगे और बल्ले के निशान पर ही वो इलेक्शन लड़ेंगे और बल्ले को चलाने वो इंतखाबात में कामयाब भी हो जाएंगे। नसीर वागा साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? नाज़रीन, ब्रेक लेंगे और हमारे साथ ब्रेक से वापस आएंगे तो नसीर वागा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, इमरान एजाज साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो जिरह का बाकायदा आगाज करेंगे। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है नसीर वागा साहब ने, सीनियर तज्जियाकार हैं। इमरान एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। बेस्ट अली ताहिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अली ताहिर साहब, पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। मुश्किलात का शिकार पीटीआई के लिए एक और मुश्किल पैदा हो गई है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से दोबारा से इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का कहा गया है। ऐसी सूरत में जब आला क़यादत जो है वो जेल के अंदर है तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाना किस हद तक मुमकिन होगा पीटीआई के लिए, क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक जो है वो एक्सप्लेनेशन अपनी तरफ से दे दूं कि मैं चूंकि एक वकील हूं तो कल ही हमने जो है वो एक पिटिशन जमा कराई है सिंध हाई कोर्ट में। हलीम आदिल शेख जो पीटीआई सिंध के प्रेसिडेंट हैं, और नंबर 2 जो नूर कुरैशी साहब हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज रहे हैं, उनकी तरफ से मैं वकील हूं। मैंने पिटिशन जमा कराई है कि ये इस तरह से किसी का इलेक्शन सिंबल इलेक्शन डेट अनाउंस हो जाने के बाद वापस लेना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इलीगल है। तो ये तो पार्टी खुद ही जवाब देगी कि क्या वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा सकते हैं या नहीं। लेट्स लीव दिस टू द पीटीआई। लेकिन अगर आप मुझसे मेरा तज्जिया पूछें तो मैं आपको ये जरूर कह सकता हूं कि जाहिर है एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और वो 20 दिन के अंदर मुकम्मल करना तकरीबन इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसका पूरा जो है वोटर लिस्ट बननी है, कैंडिडेट्स आने हैं, नॉमिनेशंस होनी है, स्क्रूटनी होनी है, फिर इलेक्शन होना है, फिर रिजल्ट अनाउंस होना है। उसके बाद उसको सर्टिफाई पार्टी हेड ने करना है। वो पार्टी हेड जो इस वक्त जेल में है, फिर उसका जो डिप्टी है उसको भी साइफर केस में जेल में रखा हुआ है। सारी लीडरशिप या भागी हुई है या छुपी हुई है या जेल में है, वर्स्ट क्रैकडाउन है। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल क्लियर कट अनएम्बिगुअस वर्ड्स में आप इसको कहें कि ये प्री पोल रिगिंग है। और मैं समझता हूं हर सियासी जमात को, बेशक वो पीटीआई हो, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, उनको इसके ऊपर एक सख्त स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि इसी तरह अगर मूवर्स एंड शेकर्स के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज को तबाह किया जाता रहा तो ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो वक्त आएगा। और आज का नहीं, आने वाले 50 सालों का सोचें कि हमने क्या पाकिस्तान को आगे लेके जाना है या नहीं। तो द शॉर्ट आंसर टू दिस वुड बी दैट दिस इज वेरी अनफेयर टू द पाकिस्तान तरीके इंसाफ। और मैं समझता हूं कि ये वैसे भी जो आर्टिकल 17 का राइट है किसी पॉलिटिकल पार्टी का अपना इलेक्टोरल सिंबल रिटेन करने का, और हर कानून के अंदर, बेशक वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट हो या फिर वो अब इलेक्शंस एक्ट 2017 हो, उसको उसके अंदर कंटेन किया गया है। ये सरीहन गैर आईनी और गैर कानूनी है। और हमने ये देखा था कि पहले ये एक दफा पीपल्स पार्टी के साथ हुआ जब तलवार का निशान सिंबल ही इलेक्टोरल सिंबल की लिस्ट से जो है वो डिलीट कर दिया गया, और फिर जाहिर है कि उनको तीर पे आना पड़ा। लेकिन मैं इसको सरीहन ज्यादती समझता हूं और समझता हूं कि ये प्री बोल रिगिंग है। बल्ले का निशान पीटीआई का राइट है और फिर पाकिस्तान के लोग ये डिसाइड करेंगे कि क्या इस पार्टी को वोट देना है या नहीं। बट लेट्स लीव इट to the people. The election commission and the movers and shakers are nobody to decide which political party will be the governing party in Pakistan. डिसीजन की ताकत आवाम के पास होनी चाहिए, ठीक है। इमरान एजाज साहब,
आपकी तरफ मैं आऊंगा और आपने बात सुनी सारी अली ताहिर साहब की भी। आपको क्या लगता है कि 20 दिन का टाइम सिर्फ इलेक्शन कमीशन की तरफ से है और 20 दिन के अंदर क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई करवा सकेगी? और जो कहा गया है कि उनसे बल्ले का निशान वापस ले लिया जाएगा, किस हद तक मुमकिन है पीटीआई के लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाना इस सूरत में? देखिए जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा। देखें, इस वक्त मौजूदा जी। पाकिस्तान के जो हालात है ना, उसमें जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर हैं ना, चाहे वो पाकिस्तान की अदलिया है, चाहे वो पाकिस्तान के सियासतदान हैं, चाहे पाकिस्तान की फौज है, या चाहे पाकिस्तान का मीडिया है, हम सब के ऊपर इस वक्त जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान की है ना, वो बहुत कड़ी है। उसकी वजह यह है कि देखें जी, इस वक्त पाकिस्तान की जो सिचुएशन है ना, ऐसी सिचुएशन पाकिस्तानी अवाम ने पिछले 10 साल पहले, 15 साल पहले, 30 साल पहले ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान की अवाम ने नहीं फेस की थी। बदकिस्मती से पाकिस्तान आज जो राह पे खड़ा है, इसके तमाम तर जिम्मेदार हम किसी एक बंदे को, एक इदारे को नहीं ठहरा सकते। इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, वो पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है कि देखिए, पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान पे नजर रखे हुए है। हमारी जो पाकिस्तान की यूथ जो है वो बिल्कुल डीमोटिवेट है। हमारी पाकिस्तान की आवाम जो है वो महंगाई, बेरोजगारी से तंग है, खुददारा। हमारे मुल्क के जितने भी स्टेक होल्डर हैं, इन सबको चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा तरीकेकार अपनाए कि जिसमें पाकिस्तान की डेमोक्रेसी, जमहूरियत और अवाम में जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कंटिन्यू रहें। देखिए, चाहे इलेक्शन कमीशन है, चाहे हमारी जुडिशरी है, चाहे हमारी स्टैब्लिशमेंट है, चाहे हमारा मीडिया है, हम सब लोग एक दो राय पे खड़े हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो सफर कर रहा है सर, वो पाकिस्तानी अवाम सफर कर रही है। आज हमारा बेरोजगार नौजवान जो है वो पता नहीं किस किस रास्ते से पाकिस्तान से बाहर निकलने के लिए तैयार है। हमारे जो बड़े लिखा तबका जो है वो आज मुल्क छोड़ रहा है। लेकिन इमरान इमरान साहब, क्या आप इत्तेफाक करते हैं अली ताहिर साहब की बात से कि प्री पोल रैगिंग है और दीवार से लगाने की एक पार्टी को कोशिश की जा रही है? सर देखें, ये इस सवाल का जवाब मुझे क्या, आप क्या, अली ताहिर साहब क्या, पाकिस्तानी अवाम से पूछे तो वो आपको यही जवाब देंगे। बिल्कुल 100% ऐसा ही है। देखिए, हमारा आपका पाकिस्तानी अवाम का मसला जो है वो महंगाई है। आप अगर हर 2 साल बाद, 3 साल बाद, एक 5 साल के लिए एक मैंडेट लेके आने वाली गवर्नमेंट को आप 2 साल में चलता कर देंगे, डेमोक्रेसी सिस्टम जो है उसको आप डीरेल कर देंगे, और उसके बाद पाकिस्तान में वही बदले की सियासत, आज तुम अंदर आज तुम बाहर। सर देखें, ऐसा कब तक चलेगा? पाकिस्तान के स्टेक होल्डर, चाहे इलेक्शन कमीशन है सर, उनको चाहिए कुछ सोचें, कुछ समझें कि क्या हर दफा 2-2 साल बाद, 5 साल, 5-5 साल बाद इसी तरह एक सियासी जमात को दूसरी सियासी जमात के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, और उसका नुकसान किसका होगा? देखें, आज दुनिया तरक्की करके किधर चलेगी, हमारे नेबर जो है वो पता नहीं किधर चलेंगे। दुनिया एक नई डायमेंशन के ऊपर जा रही है। मुल्क के हालात, पूरे खित्ते के, पूरी दुनिया के हालात जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो सर देखें, हम लोग कहां पे खड़े हैं? तो देखें सर, इलेक्शन कमीशन को चाहिए, पाकिस्तान के स्टेक होल्डर को चाहिए कि देखें, हर पॉलिटिकल पार्टीज को अपना राइट है, फंडामेंटल राइट्स हैं उनको, वो आए, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है, वो जाएं अवाम के सामने, अपना मैंडेट सामने रखें। आप अगर एक जमात को दीवार के साथ लगा देंगे और दूसरी को आप फ्री एंड फेयर हर चीज का मौका देंगे, तो सर ऐसे इलेक्शन को कोई भी तसव्वुर नहीं करेगा। आप ले आएंगे उनको 5 साल के लिए, लेकिन बदकिस्मती से फिर दोबारा आप उनको 5 साल के लिए कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। सर आपको 1.5-2 साल बाद फिर दोबारा नए इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। तो आपको चाहिए, आप कोशिश ऐसी करें ना कि आप एक मुल्क में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक जैसी ग्राउंड दें, वो सब आए, वो जाए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक जैसी ग्राउंड मिलनी चाहिए। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। नसीर वागा साहब, सर इलेक्शन कमीशन ने 28 तारीख को फैसला भी देना है कि चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो पार्टी के चेयरमैन रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर पीटीआई के लिए कितनी मुश्किल हो सकती है अगर वो चेयरमैन के ओहदे से हटा दिए जाते हैं? तो वागे साहब के साथ दोबारा रब्ता की कोशिश करें। यही सवाल इमरान एजाज साहब मैं आपसे कर लेता हूं कि 28 तारीख को फैसला आना है और इलेक्शन कमीशन इस बात का तयन करेगा कि चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो पीटीआई के चेयरमैन रहते हैं या नहीं रहते हैं। अगर उनको चेयरमैन के ओहदे से हटा दिया जाता है तो पीटीआई के लिए कितनी मुश्किलात होंगी इंट्रा पार्टी इलेक्शन को लेकर, खास तौर पे आम इंतखाबात को लेकर?
जी मैंने जवाब देना है इसका। जी जी, इमरान साहब आपसे पूछ रहा हूँ मैं। जी बिल्कुल, देखें इलेक्शन कमीशन अब जब भी इस केस का जवाब देगा, लेकिन बात वही है फिर जो मैं आपके साथ करना चाह रहा हूं। देखें इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज में अगर हम बात करें कि जिसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि देखें वो एक उसी तरह का मयार अपनाए कि जो तमाम दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अपनाया हुआ है। नहीं तो अदरवाइज देखें इलेक्शन कमीशन भी मुतनाजा हो जाएगा। आप इतनी एफर्ट कर लें, इतनी इन्वेस्टमेंट कर लें, इतना सब कुछ कर लें, और एंड ऑफ द डे अगर आप उसको किसी पॉलिटिकल विक्टिमाइज के लिए उस चीज को आप यूज करें, तो सर उसका नुकसान किसको होगा? अल्टीमेटली पाकिस्तान को होगा। तो देखें दूसरी बात पता है क्या, देखें मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दूं। नहीं सर, अगर 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 चेयरमैन पीटीआई को चेयरमैन के ओहदे से हटा दिया जाता है, पार्टियों को इसका नुकसान होगा या नहीं होगा? सर देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बहुत बड़ी एग्जांपल आपके पास मौजूद है। जब पाकिस्तान की वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया था, और उसके बाद सब लोग यही कह रहे थे कि चाहे शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टीज के पास सेकंड ऑप्शन कोई नहीं होगी कि जो पीपल पार्टीज को उस तरह रन कर सकेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आज पीपल पार्टी खत्म हो गई है? बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई। देखें पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बिल्कुल एक बात है कि मुश्किल वक्त जरूर होगा जब उनके चेयरमैन जो होंगे वो जेल में होंगे, उनके पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी दूसरी ऑप्शन के ऊपर जाना पड़ेगा कि लेट्स सपोज अगर किसी तरह उनके ऊपर कोई ऐसी, उनके चेयरमैन के ऊपर कोई ऐसी पाबंदी लगती है या कुछ ऐसा होता है, तो उनको सेकंड ऑप्शन अपनी यूज करनी चाहिए। और मेरे ख्याल में आई थिंक सो कि उनको अपनी जो पूरी एक पॉलिटिकल ग्राउंड जो है उसको खाली नहीं छोड़ना चाहिए। और देखें उनके पास ऑलरेडी शाह महमूद कुरैशी मौजूद है, जिसको बल्कि इमरान खान साहब ने ऑलरेडी काफी दफा अनाउंस किया हुआ है कि देखें अगर पार्टी के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आ गया तो शाह महमूद कुरैशी देखें आज भी पार्टी के साथ उसी तरह ही खड़े हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि देखिए अगर चेयरमैन के ऊपर कोई मुश्किल टाइम आता है तो अल्टीमेटली आपकी जो सेकंड कमान है वो उसको टेक ओवर करे। और दूसरी बात यह है कि देखिए सर, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइज जब भी होती है, आपको पता है ये एक लंबे अरसे के लिए नहीं होती, ये सिर्फ टेम्परेरी होती है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, लेकिन उसके बाद दोबारा आपको मौका जरूर मिलता है। तो देखें, लेकिन तमाम तर चीजों के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो एक दोहरा मेयार जो है ना वो ना अपनाए, और बिल्कुल हर पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दें जिसमें हर पॉलिटिकल लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। ठीक है अली ताहिर साहब, अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब सिर्फ 20 दिन का वक्त दिया गया है, और ऐसे में अदालत से रिजू करना एक अच्छी ऑप्शन है पीटीआई के लिए, या कोई अदालत से रिलीफ मिलता नजर आएगा आपको पीटीआई को इस हवाले में? जी देखिए, मैं जैसे कि आपको बताया कि मुझे पीटीआई ने इंगेज किया, और ऑलरेडी हमने एक पिटीशन जो है वो सिंध हाई कोर्ट में जो है वो फाइल कर दी है। मैं ये समझता हूं कि ये जो डिसीजन है ये सस्टेनेबल नहीं है। ये डिसीजन जो है सेट असाइड हो जाएगा जब ये हाई कोर्ट के सामने आएगा, और उसकी वजह बड़ी क्लियर है। वो ये है कि आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन स्केड्यूल तो इलेक्शन कमीशन को दूसरी चीजों की तैयारी करनी थी जो अभी तक जिसके ऊपर कोई खास कदम नहीं उठाया गया। मिसाल के तौर पर अगर आप सेक्शन 50 को देखें तो सेक्शन 50 इलेक्शन एक्ट का ये कहता है कि इलेक्शन अनाउंस होने के बाद 60 दिन पहले तमाम डीआरओज के नाम जो हैं वो पब्लिश हो जाने चाहिए। क्या आप मुझे बताएं कि कोई अभी तक हमें कोई पता लगा है कि कौन सा डीआरओ की लिस्ट जो है वो तैयार हो रही है, या इलेक्शन कमीशन ने जो है जुडिशरी को कोई खत लिखा हो कि हमें जुडिशियल डीआरओज दिए जाएं? तो ये तो नजर आ रहा है कि जो काम है इलेक्शन कमीशन का वो कर नहीं रहे। जो 90 दिन में इंतखाबात कराने थे वो करा नहीं सके, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को वो भी करवाने पड़े। और जो इस वक्त काम नहीं है वो उसमें 4 मेंबर बैठ जाते हैं कमीशन के। तो क्लियर कट ये प्री पोल रिगिंग है। और मुझे ये डर सिर्फ ये है कि बसेते एहतराम इलेक्शन कमीशन के, वो एक आईनी इदारा है, मुझे डर ये है कि जब इदारे इस तरह के फैसले करते हैं तो पब्लिक लेजिटिमेसी कम होती है। और जब पाकिस्तान के इदारों की लेजिटिमेसी कम होती है, जो वैसे ही एट द वेरी लोएस्ट रंग है, जैसे अभी जो है वो हम बात सुन रहे थे
कि आपके मेहमान ने बताया कि जी लोग डिमोटिवेटेड हैं, तो इस तरह के फैसलों से लोग और ज्यादा डिमोटिवेट होते हैं। मेरे ख्याल में ये फैसला जैसे ही हाई कोर्ट में जाएगा, ये सेट असाइड हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे साइफर केस का फैसला सेट असाइड हो गया, और बिल्कुल इसी तरह जैसे ठीक है। तोशाखाना केस का फैसला सस्पेंड हो गया। तो मुझे इसका वही फेट नजर आ रहा है, और मैं थोड़ी सी माजरत के साथ भी, बट जस्ट एज एन इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे आजकल बड़ा पॉपुलर हुआ है, तो मैं एक जुमले में बस ये कह देता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन है, ये जारी नहीं रहेगा, ये वर्त जाएगा। अच्छा। आपने तो सोशल मीडिया वाले जुमले को दोबारा से दोहरा दिया है। लेकिन इमरान एजाज साहब, अगर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की हम बात करें, और हम देख रहे हैं कि पूरे पंजाब में वो जलसे कर रहे हैं, आज भी कामोकी में उनका जलसा था और उन्होंने अपने मुखालफिन पर बड़ी तनकीद की और पीटीआई के दौर के ऊपर भी की कि हमने तो बड़े साल मेहनत की नया पाकिस्तान बनाने के लिए। आपको लगता है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पाकिस्तानी सियासत में गेम चेंजर साबित हो सकती है? देखें जी, पहली बात तो ये है, मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। अब उसके बाद मैं आपको आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखें, पाकिस्तान की गली में, सड़कों में, मोहल्लों में, हर जगह के ऊपर जो वोट बैंक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का है ना, वो अभी तक स्टेबल है। उसके ऊपर अगर आप कोई बात करें कि वो वोट बैंक कम हो गया, तो सर इम्पॉसिबल है। दूसरी बात यह है कि सर देखें, पाकिस्तान की तारीख में आपको पता है कि इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रातों रात में बनाई जाती हैं और कोशिश की जाती है कि किसी तरह हम लोग उनको कोई चांसेस दे के किसी जगह के ऊपर ले आए। लेकिन मैं फिर आपसे वही बात करूंगा, देखें आज पाकिस्तान के जो हालात हैं 2023 में, ये पाकिस्तान के हालात ना तो 2005 के थे, ना 2008 के हैं, ना 1995 के हैं, और ना 1985 के हैं। अब पाकिस्तान के जो हालात है ना, देखें इन हालातों में आज पाकिस्तान सोशल मीडिया के दौर के ऊपर है। देखें पूरी दुनिया, बच्चा बच्चा, गली गली, सड़कों सड़कों पे हर बंदा जो है वो पाकिस्तान की सियासत को वॉच कर रहा है। वो इसलिए वॉच कर रहा है कि देखें, चाहे वो ताजिर तबका है वो अपने कारोबार से परेशान है, अगर आपका कोई यूथ है तो आपकी वो अपने फ्यूचर से परेशान है, अगर कोई नौकरी पेशा बंदा है तो वो सर अपनी मुलाजमत से परेशान है। तो जब पाकिस्तान की अवाम जो जिसने आपको रिप्रेजेंट करना है, तो जब वो इतनी डीमोटिवेट होगी तो सर उसके पास क्या ऑप्शन आखिरी बचेगी? उसके पास यही ऑप्शन बचेगी कि देखें वो सड़कों पे निकलेंगे। और अगर इस दफा कोई एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की गई, तो मुझे नहीं लगता, ये मैं आपको आज ऑन द रिकॉर्ड ऑन एयर ये चीज बता रहा हूं कि देखें अब अगर आप समझते हैं कि आप अवाम को दबा लेंगे, और आप अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हो, सो वट, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, जो उसका वोटर जिस जिस गली में, जिस जिस मोहल्ले में स्टेबल है, आप उसको दबा के, दरवाजा खड़का के उसको कहेंगे नहीं जी तुम हमसे पैसे ले लो और वोट हमें दे दो, सर ये जरा बहुत मुश्किल काम होगा, खास करके अब सियासतदानों के लिए। इसी वजह से मैं आपको ये एक बात कहना चाहूंगा कि बल्कि आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों को कि बराए मेहरबानी इस तरह जो है ना, इस दफा जब आप किसी गली मोहल्ले या किसी जलसों में जाए ना, तो बराए मेहरबानी अपने लफ्जों में, अल्फाजों में कोई अच्छा चुनाव लाइएगा जिसकी वजह से अवाम जो है वो आपकी तरफ मुतमिन हो जाए। और अगर अवाम आपकी तरफ मुतमिन ना हुई तो सर वही जो आपसे अभी पहले का जुमला एक साहब फरमा रहे थे, अगर अवाम आपके साथ मुत्तफिक नहीं हुई तो सर आपकी भी सियासत जो है ना वो बढ़ जाएगी। सही, यानी कि दोनों तरफ से एक ही सूरत हाल है जो आप लोग बात फरमा रहे हैं। जी अली ताहिर साहब, जो बात कर रहे हैं इमरान साहब, वो कह रहे हैं कि अवाम जो है वो परेशान है और अवाम वो देख रहे हैं किसी मसीहा की मुंतजिर है। अब आपको इन तमाम सियासी पार्टीज के अंदर कोई मसीहा नजर आ रहा है जो तमाम हालात का हल जिसके पास हो, जो हल निकाल सके? देखिए मैं बड़ी कैटेगोरिकल बात करूंगा और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा। मसीहा जो है वो कोई आदमी नहीं होता, मसीहा वो सिस्टम होता है जो लोग अपने लिए इलेक्ट करते हैं। आज आप पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को चलने दें,
ये जो आप पीछे बंद कमरों में साजिशें करते हैं, इसको बंद कर दें, फ्री एंड फेयर मैदान हो, इलेक्शन तमाम पार्टियां लड़ें, जो पार्टी जीते वो आके पाकिस्तान को आगे लेके जाने की बात करे, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बंद हो, यही जो है आगे जो है वो मसीहा वाला सिस्टम सामने आएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और भी कहता चलूं कि इस वक्त मेरे ख्याल में इमरान खान एक बेहतर लीडर है और आई एम टेकिंग अ साइड कैटेगोरिकली, और मैं ये समझता हूं कि मेरा भी एक वोट है बिल्कुल ऐसी जैसे 23 करोड़ बाकी पाकिस्तानियों का वोट है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि उनमें से जो 18 साल से ऊपर है उनका अभी है और बाकियों को 18 साल होने का वेट करना है। तो उन तमाम की तरह मेरा जो वोट है वो इमरान खान के लिए होगा, और मैं ये बात बड़ा कैटेगोरिकली समझता हूं कि इस वक्त बहुत जरूरी है कि हम इमरान खान को इस वजह से वोट दें ताकि ये जो एक पिछले पहले तो एक सवाल निशान था इलेक्शन पे कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, फिर डेट आ गई कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। अब सवाल जो है कि इलेक्शन फेयर और फ्री और फेयर होंगे या नहीं होंगे, आपको लगता है कि इंतखाबात जो हैं इस तरह के हो जाएंगे कि कोई बाद में उस पर उंगली नहीं उठाएगा कि ये धांधली की गई है या आरटीएस बिठाया गया, जो जिस तरह नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं? देखिए, इसके दो जवाब हैं। पहला तो ये है कि इलेक्शन तो अब 8 फरवरी को होगा, क्योंकि अगर नहीं होगा तो द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज द ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर काजी फाइज ईसा, और मुझे नहीं लगता कि कोई इदारा ऐसी गलती करेगा कि अब इस डेट को आगे लेके जाए या इस डेट पे इलेक्शन ना कराए, वेरी कैटेगोरिकली। दूसरी बात है फ्री एंड फेयर होंगे या नहीं। फ्री एंड फेयर तो मेरे भाई कभी इस मुल्क में इलेक्शन नहीं हुआ और ना इस दफा फ्री एंड फेयर होगा, लेकिन मैं ये जरूर समझता हूं कि चूंकि इलेक्शन ऑब्जर्वर्स होते हैं और एक पूरा एक सिस्टम जो है वो इलेक्शंस एक्ट में है, मैंने बड़ी इलेक्शन पिटिशंस अपनी जिंदगी में की हैं, तो इन चीजों को थोड़ा सा मैं समझ गया हूं। उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको कह रहा हूं कि आप 60% को 40% तो कर सकते हैं, लेकिन आप 90% को या 85% को 40% नहीं कर सकते। तो नजर तो मुझे ये आ रहा है कि ये फ्री एंड फेयर तो इलेक्शन नहीं होगा, कभी नहीं हुआ। आपको लगता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, मुमकिन ही नहीं है ये? ठीक है, लेकिन हाँ, ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि जो मुझे पब्लिक की पल्स लग रही है उसमें फ्री एंड फेयर ना होते हुए भी मुझे ये नजर आ रहा है कि तरीके इंसाफ को अगर बल्ले का जो निशान है वो उनसे ना छीना गया तो वो हर सूरत जो है वो जीतकर और सादा अक्सरियत लेके असेंबली में आएगी। ठीक है। इमरान निजात साहब, सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन हुआ गुज़श्ता रोज़ और नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पर जो खिताब की उसमें कहा कि इलेक्शन में हेरा फेरी की गई, 2017 में मुझे निकाल दिया गया, आरटीएस को बिठा दिया गया, एक शख्स को मुसल्लत कर दिया गया और मुसल्लत करने वालों से भी अब पूछा जाना चाहिए। लेकिन जब हम उनके मीनार पाकिस्तान के जलसे को देखें तो वहाँ पर तो वो कह रहे थे कि जी अब मैं किसी से इंतकाम लेने की ख्वाहिश नहीं रखता हूँ, सबके साथ मिलकर चलने की ख्वाहिश है मेरी, माजी को भुला देना चाहता हूँ। उनकी मुफाहमती अंदाज को देखा जाए और वहां से अब फिर जो मुजाहमती अंदाज है उसकी क्या वजह आपको लग रही है? सर देखें, अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करें ना, तो जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, शायद आप एक चीज मिस कर गए हैं कि आपको उनकी गुजरावाला की तकरीर को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि जब वो गुजरावाला की तकरीर में भी उन्होंने काफी सारे जो अल्फाज है उसका गलत इस्तेमाल किया था और उसके बाद वो अपने हर बयान में उस स्टेटमेंट को साथ लेके चलते थे। लेकिन अचानक ही आज से 6 महीने पहले जब सारा सिस्टम एक दूसरी तरफ जाना शुरू हुआ तो वो उन चीजों से बैकफुट पे चले गए। लेकिन अभी भी कभी कभी जब उनको वो दुख दर्द वो चीजें याद आती हैं तो वो उन चीजों का नाम लेते हैं। लेकिन सर बात करने का मकसद पता क्या है? देखें, ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब पाकिस्तान के सियासतदानों को कोई मैच्योरिटी इस्तेमाल करनी चाहिए। देखें, अब वो उस तरह का दौर नहीं है कि आप अपने अल्फाज कह देंगे और उसके बाद आप कहेंगे जी मैंने ये नहीं कहा था, मैंने वो नहीं कहा था। सर आज के दौर में मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, मेरे सारे अल्फाज जो है वो आपके पास ऑन एयर पड़े हुए। आप किसी गली मोहल्ले के किसी बंदे के पास चले जाए और उसको जाके कहें जी आज से 6 महीने पहले इमरान एजाज साहब की ये स्टेटमेंट थी, तो वो आपको मेरी स्टेटमेंट निकाल के दे देगा और आपको बता देगा नहीं जी उन्होंने तो ये चीज कही नहीं थी। तो देखिए, सियासतदानों को भी चाहिए ना सर, वो भी कोई मैच्योरिटी इस्तेमाल करें। अगर वो एक जलसे में ये बात कर रहे हैं, दूसरे में वो बात कर रहे हैं, तो सर उनको देखना चाहिए ना कि अवाम अब वो पाकिस्तान की अवाम नहीं है। दूसरी बात ये है कि देखें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नो डाउट एक बड़े अच्छे सियासतदान भी हैं
और पाकिस्तान की तारीख में अच्छे सियासतदानों में उनका नाम भी आता है और वो काफी सीनियर भी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा होता अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी मीनार पाकिस्तान की पहली तकरीर में सबसे पहले पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की जुडिशरी, उनको एक मैसेज कन्वे करते कि देखें आज के बाद किसी सियासी जमात को किसी दूसरी सियासी जमात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मैं बाहिसियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का चेयरमैन होने के नाते पाकिस्तान के तमाम इदारों से दरख्वास्त करता हूं कि पाकिस्तान में जितने भी लोग इस वक्त सियासत की नजर हुए हैं या कोई जेलों में है, उन सबको आजाद करें। मैं उनका फ्रंट पे आके मुकाबला करूंगा सबका। अगर देखें अच्छा सियासतदान तो वो है जो गुड जेस्चर उन्हें देना चाहिए था, और जब वो बात कर रहे थे कि माजी को भुला देना चाहिए और हमें तमाम लोगों को, तमाम इत्तेहादियों को, तमाम सियासी जमातों को साथ लेके चलना है, तो उनको उस पर ही कारगर रहना चाहिए था, उसी अमल को आगे लेके बढ़ना चाहिए था। बहुत शुक्रिया इमरान एजाज साहब, सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे। बैरिस्टर अली ताहिर साहब हम हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।